तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हम लोग जो है सॉल्ट को लेते हैं, है ना। तो सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्या होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है सॉल्ट के कुछ फॉर्मूलाज लिखा है। ये है सोडियम क्लोराइड NaCl, ये है सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम एसीटेट। वैसे ही पोटेशियम के सॉल्ट है, ये कैल्शियम के सॉल्ट है, ये मैग्नीशियम के सॉल्ट है, ये अमोनियम क्लोराइड है और ये जिंक सल्फेट। सॉल्ट को ग्रुप में अगर बांटना हो तो ये जैसे कॉलम लेते हैं तो हम बोलेंगे सोडियम सॉल्ट है, क्योंकि सारे में सोडियम जो है कॉमन है। ओके, और ऐसे अगर देखते हो तो इसमें क्लोरीन सब में कॉमन है, तो हम बोलेंगे क्लोराइड सॉल्ट हो गए। क्लोराइड सॉल्ट का एग्जांपल लेना हो तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे ले सकते हो। सल्फेट सॉल्ट में हो गए सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ये सॉल्ट के एग्जांपल। सल्फेट सॉल्ट बोल सकते हो, कार्बोनेट सॉल्ट हो गए, और ऐसे बोलोगे तो पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ऐसे। ठीक है। और ये कितने कितने जो नंबर्स हैं वो कैसे आएंगे, तो इसके लिए तुमको वैलेंसी पता होना बहुत जरूरी है। जैसे सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 होती है, तो आप उसको ये अच्छे से याद कर लो। अब जितना सोडियम है, सपोज यहाँ पे 2 सोडियम है, तो ये समझ जाओ कि ये जो है कार्बोनेट है उसकी वैलेंसी 2 होगी, है ना। तो कार्बोनेट क्या हो जाएगा, CO3 2 माइनस, मतलब उसकी वैलेंसी 2 है? वैसे ही यहाँ पे नाइट्रेट है, ये सोडियम है, नाइट्रेट है, सोडियम 1 है, तो ये NO3 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 माइनस हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे सोडियम की यहाँ पे 2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा। वैसे सोडियम बाइकार्बोनेट तो SCO3 माइनस, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अब देखो ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 माइनस है, इसमें एक H+ को ऐड कर दो तो ये एक वैलेंसी कम हो जाएगी, तो H+ को ऐड करेंगे तो SCO3 हो जाएगा और ये 1 माइनस आ जाएगा, है ना। और ये एसीटेट है तो इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, CH3COO, ये H करेंगे तो ये एसिटिक एसिड हो गया, और इसमें से हाइड्रोजन को हटा दोगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा। नाइट्रेट का बता दिया, कार्बोनेट भी हो गया। सल्फेट का देख लो, सल्फेट को तो सबसे आसान है, H2SO4 होता है, आप सल्फ्यूरिक एसिड, तो 2 हाइड्रोजन उसमें लगा हुआ है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, 2 सोडियम लगा हुआ है, तो सल्फेट की वैलेंसी 2 रहेगी, तो 2 सोडियम, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है। और कौन सा निगेटिव में, और कौन सा है, क्लोरीन हो गया, तो हैलोजन में तो 1 चार्ज होता है ना, 1 चार्ज होता है। इसके अलावा जो मेटल्स हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या हो गया, Na+ होता है ना, K+ होता है, और कैल्शियम, कैल्शियम ग्रुप 2 में है तो इसका 2+ होता है, कैल्शियम। और मैग्नीशियम, ये भी 2+ होता है वैलेंसी इसकी। और क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम की वैलेंसी कितनी रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस होती है ना, -1 वैलेंसी होती है क्लोरीन की। यहाँ पे एक क्लोरीन है तो अमोनियम NH4 आयन जो है उसकी वैलेंसी 1+ रहेगी, है ना, अमोनियम आयन। ये अमोनिया जो है वो NH3 होता है, वो अमोनिया होता है, वो न्यूट्रल रहता है, उसमें चार्ज नहीं रहता, बट अमोनियम में एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ओके। और मैग्नीशियम हो गया। जिंक जो है, जिंक जो है यहाँ पर है ये, तो ये D ब्लॉक एलिमेंट है, बट जो है इसकी वैलेंसी 2 होती है जिंक की, और कॉपर की जो कॉमन वैलेंसी है वो 2 होती है। ठीक, तो ये तो वैलेंसी वाला पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि मैं जो लास्ट जो मेरा एसिड एंड बेस वाला लेक्चर था उसमें बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब करते हैं तो उसमें एसिड और बेस दोनों की स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। दोनों स्ट्रांग अगर है तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, दोनों वीक है तो भी हो जाएगा,
बट अगर एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा, हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। वही यहाँ पर देखते हैं कि salt of strong acid and strong base are neutral, their pH value is 7। तो उसकी pH वैल्यू क्या होगी 7 होगी, ठीक है, इक्वल टू 7। अगर salt of strong acid and weak base है तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन जो एसिडिक हो जाएगा और उसकी pH वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 7, मतलब 7 से नीचे आ जाएगी, 0 से लेकर के 6 तक उसकी जो pH वैल्यू होगी। सिमिलरली सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक। स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा और पीएच वैल्यू विल बी अबाउट 7, ग्रेटर देन 7, मतलब 8 से लेकर के 14 तक कुछ भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिड से हमको क्या मिलता है, एसिड से हमको मिलता है H+ मिलता है, ठीक है, जितने भी H+ आयन होंगे, और बेस से हमको क्या मिला OH- आयन मिला। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे तो हमको इक्वल नंबर ऑफ H+ और OH मिलेगा, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमको H+ जो है ज्यादा रहेगा और OH- जो है वो कम रहेगा, नंबर ऑफ आयंस OH- के कम रहेंगे। तो सॉल्यूशन में हमको इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देता हूं, लेस OH- आयन और मोर H+ आयन। तो हमको सॉल्यूशन में क्या मिलेगा H+ आयन मिलेगा, सॉल्यूशन में क्या रहेगा H+ आयन प्रेजेंट रहेंगे, तो वो क्या हो गया एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली इसी का अपोजिट यहां पर हो जाएगा, बेस में लेस H+ रहेगा और मोर OH आयन रहेंगे। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो जितना भी हम NaOH जैसे लिया बेस में तो सारे का सारा NaOH जो है डिसोसिएट हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा, OH- अलग हो जाएगा। मगर एसिड अगर वीक लिया जैसे कि एसिडिक एसिड ले लिया तो पूरे की पूरी एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होंगे, 2-4% ही खाली डिसोसिएट होंगे, 100 में से 2-4 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे। तो CH3CO- जो है वो H+ मतलब 2-3% ही देगा, तो वो क्या होगा मोर OH प्रेजेंट रहेगा और हमारे को सॉल्यूशन में नेट जो आयन रहेंगे सारे जो H+ रहेंगे वो उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद OH- आयन और बच जाएगा सॉल्यूशन में रहेगा, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा और उसका pH जो है 7 से अबव रहेगा, है? तो ये जो है सॉल्यूशन अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको स्ट्रेंथ इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉल्ट जो है वो यहां पर जो सॉल्ट की बात कर रहा है वो NaCl सॉल्ट ले रहा है, और ये जो NaCl सॉल्ट है इससे हम क्या क्या केमिकल बना सकते हैं। हमारे पास इंडिया में एक बहुत ही पुरानी जो है फैक्ट्री जो सॉल्ट से केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री वो टाटा केमिकल्स की है, मीठापुर में गुजरात में। वो जो है वहां पर आप जो टाटा नमक आता है वो वहीं से बन के आता है, तो वहां पर सारे केमिकल्स जो है टाटा केमिकल्स के फैक्ट्री उसमें सब बनते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा, ये सारे केमिकल्स वहां बनते हैं। तो ये सॉल्ट से जो हम केमिकल बना सकते हैं उसकी ये लिस्ट है जो हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, बेकिंग सोडा है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, ये मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल वाटर के इसके साथ अटैच रहेंगे तो ही वो वॉशिंग सोडा का कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज वो प्लेन सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, मतलब कि 2 कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल में एक वाटर का मॉलिक्यूल एडेड रहेगा, और इसका फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं। तो लेट्स सी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जो है ब्रीफ में क्या क्या है देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, sodium chloride salt, the first chemical which we will be manufacturing from sodium chloride is sodium hydroxide NaOH। NaOH जो है ये एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इसको क्लोरो अल्काली प्रोसेस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या होता है कि एक वेसल में ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का जो पार्टीशन है उसमें
सोडियम क्लोराइड जो है सॉल्यूशन उसका, तो उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, मींस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर वी इज कॉल्ड द ब्राइन सॉल्यूशन. इट इज टेकन और इट इज सेड टू बी इनलेट फ्रॉम वन साइड, then electricity is passed. So this is the battery or electricity source, this is the positive end, this is the negative end. So this is the anode and this is the cathode. Okay, this is the anode, this is the cathode. So when electricity is passed, what will happen? NaCl and H2O both will dissociate into their corresponding ions. So which are those ions? Na plus Cl माइनस जो सॉल्यूशन में अलग हो जाएगा और H प्लस और OH माइनस वो भी अलग हो जाएगा. अब क्या होगा कि जो दो पॉजिटिव आयंस है Na प्लस और H प्लस, जो पॉजिटिव आयंस है ये कहाँ जाएंगे? कैथोड के पास जाएंगे. ठीक है, ये कैथोड के पास जाएंगे क्योंकि इसमें निगेटिव जो है प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो ये निगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव आयंस इसके पास जाएंगे और Cl माइनस और OH माइनस आयंस जो है इसके पास जाएंगे, किसके? एनोड के पास में. ये पॉजिटिव प्लेट है. और यहाँ पर जो है क्लोरीन जो है Cl, वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा और एनोड कैथोड के पास में हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो जाएगी. बचा कौन सॉल्यूशन में? Na बचा, OH बचा, और NaOH जो है सॉल्यूशन में NaCl के साथ में, जो यहाँ से हम उसको टेक आउट करते जाएंगे और फिर NaOH को अलग कर लेंगे. तो ये प्रोसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग का. NaCl प्लस H2O जो रिएक्शन है इसका वो है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ये गैस के फॉर्म में है. तो दो गैस हमको मिल रही है Cl2 और H2. H2 इज गेटिंग यू एट कैथोड. देखो H2 जो है कैथोड के पास में, कैथोड क्या है? निगेटिवली चार्ज है. H क्या? पॉजिटिवली चार्ज H प्लस को याद रखो, तो वो इसके पास जाएगा, निगेटिवली चार्ज प्लेट के पास जाएगा, तो कैथोड के पास में. तो कैथोड के पास में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. Cl जो है वो निगेटिव आयन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पॉजिटिव प्लेट में रिलीज होगा, मतलब एनोड के पास रिलीज होगा. ऐसे करके आप इसको याद कर लो. ओके, और ये एक रिएक्शन का जो इक्वेशन है वो हो गया. तो क्लोरीन इज इवोल्व्ड एट एनोड, हाइड्रोजन इज इवोल्व्ड एट कैथोड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एट द कैथोड. तो ये सोडियम यहाँ पर है और यहाँ से OH के साथ में मिक्स होकर के वो NaCl के साथ बाहर निकल जाएगा. This process is also called chlor-alkali process because chlor means chlorine and alkali means NaOH solution. तो इसको chlor-alkali process भी बोलते हैं. तो कभी कभी क्वेश्चन में खाली chlor-alkali process के नाम से भी पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसके बारे में. ठीक है, एंड ये जो था, ये रॉक सॉल्ट जो होता है, काला नमक जो आपके घर में भी होगा, तो वो क्या हुआ कि जो बहुत हजारों करोड़ों साल पहले के जो सी थे जो ड्राई अप हो गए, तो वहां पर जो रॉक फॉर्मेशन है, वो रॉक फॉर्मेशन को से जो है ये काला नमक जो है रॉक सॉल्ट बोलते हैं इसको, इसीलिए उसको निकालते हैं. ठीक है, और ये जो कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, ये तो हमको सी वाटर से मिलता है और वही जो है ये सारे केमिकल्स का रॉ मटेरियल है. अभी ये NaOH हो गया. अब हम नेक्स्ट देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर. इसमें नेक्स्ट जो केमिकल है वो है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2. जो NaOH का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमको क्लोरीन गैस मिल रही थी, वही क्लोरीन गैस को यहाँ पर यूज करके जो ड्राई स्लेक्ड लाइम है, जो स्लेक्ड लाइम मैंने बताया था कि CaO और H2O के साथ में मिला करके CaOH ट्वाइस जो बनेगा स्लेक्ड लाइम, वो ड्राई स्लेक्ड लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके CaOCl2 प्लस H2O बनता है और ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, अब ये जो है इसका यूज क्या है? ब्लीचिंग फॉर द वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री. पेपर इंडस्ट्री में जो वुड पल्प होता है, जो लकड़ी से जो पल्प पहले रेडी करते हैं, सेल्यूलोस जो निकलता है उसका जो पल्प रेडी करते हैं, उसमें उसको वाइटनेस, जो पेपर की जो वाइटनेस होती है ना, उसको लाने के लिए उसको ब्लीचिंग करते हैं और उसमें ये यूज होता है. फिर इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कॉटन और लिनेन जो होते हैं, उसमें भी जो उसका डार्क या जो फेडेड कलर होता है उसको थोड़ा सा साफ करने के लिए इसको यूज करते हैं. और ड्रिंकिंग वाटर का डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर. तो आप जो पानी आपके घर में आता है, अगर बाहर से सप्लाई होता है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज करते हैं. स्विमिंग पूल में आपने कार देखा होगा, स्विमिंग पूल में कभी आप नहाते हो तो उसमें उन लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, तभी कभी कभी व्हाइट हो जाता है, ज्यादा क्लोरीन उसमें यूज करते तो ये ब्लीचिंग पाउडर का हुआ.
नेक्स्ट जो केमिकल है स्टूडेंट्स वो है बेकिंग सोडा NaSCO3। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका मैन्युफैक्चरिंग का रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके यूजेस जो है आप इसको अच्छे से समझ लो। इट इज ए माइल्ड बेसिक सॉल्ट। माइल्ड बेसिक सॉल्ट है, इसीलिए जब वो मैं बताया था कि वो एसिड वाला जैसे स्टिंग कोई कीड़ा काटता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा लगाने से तो हमको रिलीफ मिलता है, क्योंकि माइल्ड बेसिक है ये। फिर इसका एक्शन क्या है, जब इसको हीट करते हैं, जैसे आपने इसको केक बना रहे, केक में मिला दिया, या कुछ खाना घर में बनाते हैं तो हम मदर लोग जैसे पकोड़े बनाते हैं और कुछ ढोकला बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो जब हीट होता है, पहले ऐड कर दिया, फिर जब उसको हीट करते हैं तो उसमें से CO2 गैस रिलीज होती है। तो जब हीट करते हैं तो CO2 गैस रिलीज होती है, और यही वो जो भी है ढोकला है या केक है उसको जो है फुला देती है। तो ये उसका एक्शन है कि इट रिलीजेस CO2 गैस एंड देयरफॉर इट गिव्स द फ्लफी एक्शन शेप। So uses of baking powder is making baking powder. Baking soda is अलग different thing and baking powder is different. So baking powder में क्या होता है, उसमें बेकिंग सोडा होता है प्लस थोड़ा सा एक एडिबल एसिड रहेगा उसमें। एसिड से क्या होगा, आपको H+ मिलेगा, मतलब ये NaSCO3 और एसिड से आपको H+ मिलेगा, और ये जो है हमको रिएक्शन करके CO2 गैस इसमें मिलेगा और भी जो मिलेगा। तो CO2 गैस जो है वो हमको जो है इसका जो एक्शन है वो केक को फुलाने में हुआ। तो बेकिंग पाउडर में इसका मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। दूसरा एंटासिड है। एंटासिड जो है, जो इनो अगर आप ले पीते हैं तो वो इनो में इसका यूज होता है। और जो दूसरे भी और केमिकल हो गए। फिर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो फायर को फैलने में हेल्प करता है, तो CO2 क्या उसको बुझाने में हेल्प करता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें सोडा एसिड रहेगा तो उसमें क्या होगा, CO2 खूब सारा जो है जनरेट होगा और वो फायर को बुझाने में हेल्प करेगा। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, या खाली फायर एक्सटिंग्विशर भी लिखोगे तो भी चलेगा कि इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज यूज फॉर मेकिंग एंटासिड और इट इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बस इतना लिख दोगे तो भी चलेगा इसका। स्टूडेंट्स नेक्स्ट केमिकल है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है वो है Na2CO3 10H2O, है ना। तो बेकिंग सोडा के प्रोसेस में जब बेकिंग सोडा को हीट करते तो हमको Na2CO3 मिला था। NaSCO3 को हीट किया Na2CO3 मिला था। वो Na2CO3 को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, उसमें 10H2O का वाटर मॉलिक्यूल का ऐड कर देंगे तो Na2CO3 10H2O बन जाएगा, और यही वॉशिंग सोडा है। तो बेसिकली क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स यू वॉशिंग सोडा। इसका जो यूज है वो देखते हैं। उसके पहले 10H2O जो इसमें क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यूजेस में क्या है, ग्लास, सोप और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट दूसरा यूज है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर में कुछ जो सॉल्ट होते हैं, एक तो सॉफ्ट उसको क्या होते हैं, सॉफ्ट हार्डनेस बोलते हैं और परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं, या टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। तो जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है उसको रिमूव करने में ये यूज करते हैं। फिर इसके अलावा जो 10H2O का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का बाय डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, उसको कैसे समझेंगे उसको। तो ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये सॉल्ट का वन फार्मूला यूनिट है, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 10 है। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, मतलब 10H2O रहेगा तो ही ये वॉशिंग सोडा रहेगा, 9 रहेगा तो नहीं होगा, 11 होगा तो भी नहीं होगा। इसका अदर एग्जांपल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले सॉल्ट जो है वो CuSO4 5H2O है, इसको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोलते हैं। एक तो नेक्स्ट हम लोग प्लास्टर पेरिस पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये जिप्सम होता है, CaSO4 2H2O, जिप्सम सॉल्ट होता है ना। एक होता है FeSO4 7H2O, इसको एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये सब जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले सॉल्ट है। ये लास्ट केमिकल जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली क्या है, जिप्सम जो होता है, जिप्सम जो है वो CaSO4 इसको हीट करके 1.5 इसका वाटर मॉलिक्यूल जो है, मतलब 3/4 वाटर मॉलिक्यूल इसका इवापोरेट कर देंगे, तो CaSO4 जो फार्मूला मिला, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम हो गया, ये हमको मिलता है और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बेसिकली क्या है ये, इसमें 1.5 वाटर मॉलिक्यूल अभी कम है, तो जब जो डॉक्टर जो नॉर्मली यूज करते हैं जो या प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, तो उनके पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, उसको जैसा उनको चाहिए वैसे शेप में पहले कर देते हैं और उसके बाद उसको क्या, पानी, थोड़ा सा पानी लेकर उसको गीला करते हैं। तो जैसे गीला करते जाते हैं वो एक पेस्ट जैसा बनते जाएगा और उसके बाद बहुत जल्दी ही तुरंत वो हार्ड हो जाता है, तो वो CaSO4 में कन्वर्ट हो जाता है और वो उसी को हम लोग प्लास्टर बोलते हैं या जिप्सम बोलते हैं। प्लास्टर पर इसका पैकेट आता है, पुट्टी भी, कहीं भी जैसे घर में छोटा मोटा छेद रहता है उसको भरने के लिए, तो उसका तुरंत पेस्ट बनाओ और उसको लगा दो, वो 5 मिनट में सूख जाएगा वो। तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर का मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, कितना, 3.5 या 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा और CaSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज द प्लास्टर या जिप्सम हो गया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, वो ½ है, ठीक है। इसको अब वाटर का मॉलिक्यूल आधा तो होता नहीं है, तो क्या होता है कि 2 कैल्शियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो एक वाटर मॉलिक्यूल को इसके साथ में अटैच रहता है। तो ये हुआ आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला इस तरीके से। और इसका यूजेस क्या है, इन मेकिंग टॉयज, इन मेकिंग स्टैचूज, और वो सपोर्ट हो गया, फ्रैक्चर्ड बोन के लिए सपोर्ट के लिए हो गया, ये आपका यूज हो गया इसका।